हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद उवैस आलम, MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG के बारे में। तो ECG जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी के हिसाब से भी और मेडिसिन के हिसाब से भी। इसमें और पूरा हमारे एज अ डॉक्टर ECG बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारे पेशेंट इससे रिलेटेड आते हैं, तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ना और इसका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम देखेंगे ECG को, सारे इसकी थ्योरी भी और इसका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ECG विच इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज़ द ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स जनरेटेड बाय हार्ट। तो हमारा जो हार्ट है उसमें कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होती हैं, तो वो जो पोटेंशियल जनरेट हो रही है उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब पहली जो क्वेश्चन अराइज होता है दैट हाउ इट इज़ पॉसिबल टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ऑफ द हार्ट बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रोड आउटसाइड द बॉडी। यानी हम जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं वो तो हम बॉडी के ऊपर लगाते हैं, हार्ट है लेकिन हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हार्ट जो पोटेंशियल जनरेट कर रहा है उसको हम उसी सरफेस के थ्रू रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। तो उसका जो मेन रीज़न है वो है वॉल्यूम कंडक्शन। वॉल्यूम कंडक्शन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड्स हैं और वो फ्लूइड सब के सब कैसे हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। यानी जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर जनरेट हो रही है वो सब की सब सेम हमें देखने को मिलेगी सरफेस पर भी। तो इसी की वजह से हम जो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे अपने बॉडी के सरफेस पे लगाते हैं और वहाँ से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी हमने पहले ही पढ़ा था पोटेंशियल क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो दो पॉइंट के बीच में होगा उन्हीं को मेज़र करने का काम क्या कर रही हैं, जो इलेक्ट्रोड्स कर रही हैं। तो जो सरफेस पे हम दो अलग अलग पॉइंट पे अगर नापेंगे तो जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज आएगा वही हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हार्ट की वजह से जनरेट हुआ है। तो इसको सबसे पहले जो दिया था वो थे विलियम एंथोवन ने, और इसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी या मेडिसिन, किसी में भी इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का वो इसको इन्होंने डिफाइन किया था। अब जो भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हम करते हैं, ECG लेते हैं, उसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप क्या करें, जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए साथ साथ नोट्स बनाते रहें, क्योंकि सिर्फ अगर वीडियो देखेंगे तब कुछ देर बाद ये सब का सब गायब हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हमें इस वीडियो से गेन हुआ है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है ECG मशीन, दूसरा होता है ECG पेपर, और तीसरी होती है लीड्स यानी वही जो लीड्स जो हम किसी भी पर्सन जिसका हमें ECG लेना है उसकी बॉडी पे जो लगाते हैं उनको लीड। तो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के लिए। पहला हो गया मशीन, दूसरा पेपर और तीसरा लीड। अब जो लीड होती हैं वो बेसिकली दो इलेक्ट्रोड से मिलके बनी होती है। एक लीड दो इलेक्ट्रोड से मिलके बनी होती है, यानी उसमें दो पॉइंट होते हैं। हम क्या करते हैं, किसी पोटेंशियल को नापने के लिए अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो हमें दो लीड लगानी पड़ेंगी। जैसे गैल्वेनोमीटर में मान लो किसी भी चीज़ हम जो वोल्टेज नापते थे क्या करते थे, एक पॉइंट पे यहाँ लगा दिया, दूसरे पॉइंट से यहाँ लगा दिया, बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। तो अब दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होता था, पोटेंशियल डिफरेंस होता था, वो इसको मेज़र करता था। तो इसी तरह से जो एक लीड होती है उसमें दो इलेक्ट्रोड होती हैं, एक होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है उसका निगेटिव टर्मिनल। तो अब इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस लीड में मेजर हो जाएगा। तो इसी तरह से जो लीड्स होती हैं वो ECG में 12 लीड्स होती हैं। कितनी लीड्स होती हैं? 12 लीड्स होती हैं। आउट ऑफ 12 लीड्स द 3 लीड्स आर बाइपोलर लीड एंड 9 लीड्स आर यूनिपोलर लीड। अब इन 12 लीड्स में जो 3 हैं वो हैं बाइपोलर लीड और यूनिपोलर लीड का मतलब क्या होता है, इनकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी, तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। बाइपोलर लीड वो लीड होती हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं और दोनों इलेक्ट्रोड एक्टिव होती हैं, यानी एक पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगी, ये होती हैं बाइपोलर लीड। तो हम इस 12 लीड ECG में जो बाइपोलर लीड हैं वो 3 हैं, उनका नाम क्या क्या है वो आपको नाम याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसको इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। अगर आप इस तरह से लीड का नाम लिखते हैं तो एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि ये कौन सी लीड लिखी है, बाइपोलर लीड लिखी है। अब बाइपोलर लीड दूसरी क्या होती है, यूनिपोलर लीड। यूनिपोलर लीड में क्या होता है, एक होती है एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरी होती है इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड, यानी एक में एक्टिवली करंट जाता है और दूसरी को हम एक फिक्स्ड यानी एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। उस रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले जो दूसरी लीड है उन दोनों का डिफरेंस को हम नापते हैं, और इस तरह से हम जो ECG है यानी उसको नाप पाते हैं यूनिपोलर लीड्स के अंदर। अब बाइपोलर लीड्स के अंदर जिस तरह से हम नापते हैं एक होता है एंथोवेंस ट्रायंगल। अब जो एंथोवेंस थे उन्होंने एक ट्रायंगल दिया था। ये ट्रायंगल क्या है, इसके बारे में बहुत बार आ सकता है शॉर्ट नोट के, एंथोवेंस ट्रायंगल पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो ये क्या होता है, एक इक्विलेटरल इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है जिसकी एपेक्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द ग्रोइन, और उसका जो बेस है ये
मैन के यानी जिसका भी हम ईसीजी ले रहे हैं उसके शोल्डर्स की तरफ होगा। और इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक होता है राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट फुट। अब इन तीनों पॉइंट को मिला के ये ट्राइंगल बना है और इसका जो सेंटर है, इस ट्राइंगल के सेंटर को हम मान के चलते हैं, इस ट्राइंगल के सेंटर में क्या है, हर्ट है। अब इसमें जो लीड हैं बाइपोलर लीड्स लगती हैं, लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। अब जो लीड 1 होती है वो होती है राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में। अब ये एरो जो आपको दिखाया जा रहा है ये क्या है, एक वेक्टर की फॉर्म में है, यानी जो भी यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हो रहा है लीड 1 में, तो यहाँ पर जो भी पोटेंशियल जनरेट होता है किसी भी लीड में उसको हम वेक्टर की फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर क्या होता है, एक तरीके से जो हमने पहले पढ़ा था कि एक डायरेक्शन होती है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता हुआ, तो जो भी पोटेंशियल होता है उसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लीड 1 क्या होती है, उसमें निगेटिव जो एंड है वो राइट आर्म से कनेक्टेड होगा और जो पॉजिटिव एंड है वो लेफ्ट आर्म से कनेक्टेड होगा। किसमें, लीड 1 में। ये आपको ऊपर दिख रही है लीड 1। अब जो लीड 2 है उसमें जो निगेटिव टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है लेफ्ट आर्म, निगेटिव जो है लीड 2, इधर है लीड 2 में कनेक्ट कर दिया जाता है निगेटिव टर्मिनल को राइट आर्म के साथ और पॉजिटिव को लेफ्ट लेग के साथ, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगली आती है लीड 3, ये जो आपको दिख रही है लीड 3। तो जिधर की तरफ एरो का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, मतलब जो एरो हम बनाएंगे वो पॉजिटिव की तरफ रहता है उसकी डायरेक्शन। जो लीड 3 है उसमें जो निगेटिव है वो लेफ्ट आर्म पे लगा हुआ होगा और जो पॉजिटिव है वो लेफ्ट लेग पर लगा हुआ होगा। अब यहाँ पर इसको याद रखने का एक तरीका होता है कि आप तीनों को याद मत रखिए, एक चीज़ याद रख लीजिए कि ऊपर क्या है, पहला तो लीड 1, राइट में क्या, लेफ्ट में क्या है लीड 2 और राइट में क्या है लीड 3। और जो ग्राइंड की तरफ है वो दोनों पॉजिटिव हैं और जो राइट आर्म की तरफ है वो दोनों कैसे निगेटिव हैं। अब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा अपने आप ही निगेटिव होगा। जैसे राइट आर्म पे दोनों आपने क्या बनाया, निगेटिव है, तो लीड 1 के लिए राइट आर्म वाला निगेटिव, अब राइट आर्म वाला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा, तो लेफ्ट आर्म वाला लीड 1 के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से लीड 2 के लिए आपने क्या कहा, राइट आर्म पे दोनों के दोनों निगेटिव हैं, तो यानी एक तो हो गया निगेटिव। अब जो इसका दूसरा क्या होगा वो पॉजिटिव होगा, वो किसकी तरफ है, लेफ्ट फुट की तरफ, तो ये पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से यहाँ पर आपने क्या कहा, ग्राइंड की तरफ दोनों पॉजिटिव हैं, तो बचा क्या थर्ड वाला, यानी थर्ड का पॉजिटिव किधर की तरफ है टर्मिनल, वो है लेफ्ट फुट की तरफ और जो निगेटिव है वो है लेफ्ट आर्म की तरफ। तो ये याद करने का तरीका है, बाकी आप जैसे याद करना चाहें कर सकते हैं। अब इस आइंथोवन ट्राइंगल में एक और चीज़ होती है, वो होता है आइंथोवन्स लॉ। बहुत बार इसको भी ऐसे ही पूछ लेते हैं कि आइंथोवन्स लॉ बताइए क्या होता है। तो आइंथोवन्स लॉ होता है कि जो पोटेंशियल हमने जनरेट हुई है किसी भी लीड 1 में और लीड 2 में, उनका अगर हम सम करते हैं तो वो लीड 2 के पोटेंशियल के बराबर होती है। हालांकि ये इतनी हाई फाई साइंस नहीं है, आपने फिजिक्स पढ़ रखी है तो पहले ही आप जानते हैं। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप इस तरह से कोई वेक्टर बनाते हैं, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, अब इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो इस वेक्टर के बराबर होगा, ये तीनों जीरो हो जाएगा। वेक्टर तो आपने पढ़े रखे हैं इतने। तो यही सेम प्रिंसिपल इस आइंथोवन्स ट्राइंगल में यूज़ हो रहा है कि लीड 1 का पोटेंशियल और लीड 3 का पोटेंशियल लीड 2 के पोटेंशियल के बराबर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमने जो ट्राइंगल बनाया था उसमें क्या था, ये थी लीड 1, ये थी लीड 2 और ये थी लीड 3। अब ये एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट है वेक्टर्स का इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह। तो लीड 1 का सम प्लस लीड 2 के पोटेंशियल का सम, 3 के पोटेंशियल का सम इज इक्वल्स टू लीड 2 के पोटेंशियल का सम, और इसी को कहा जाता है आइंथोवन्स लॉ। अब दूसरी क्या थी, यूनिपोलर लीड। हमने क्या कहा था, यूनिपोलर लीड वो लीड होती है जिसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होती है और दूसरी क्या होती है, इनडिफरेंट, यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लिया जाता है। यानी एक पॉइंट को रेफरेंस मान लेंगे कि इस पॉइंट को हमने मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि इसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल क्या है उसको मेजर करते हैं, उस डिफरेंस को दिखाती है ये लीड, तो उन्हीं को यूनिपोलर लीड कहा जाता है। अब यूनिपोलर जो लीड हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली है क्या, ऑगमेंटेड। अब ऑगमेंटेड 3 होती हैं, 3 ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स होती हैं और 6 होती हैं चेस्ट लीड। तो आपने क्या देखा, टोटल 12 लीड्स थी, 12 में बाइपोलर होती हैं कुछ और कुछ होती हैं यूनिपोलर। 3 होती हैं बाइपोलर, कौन कौन सी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और 6 होती हैं कौन सी, 9 होती हैं कौन सी, यूनिपोलर, जिसमें 3 होती हैं ऑगमेंटेड लिम्ब लीड और 6 होती हैं चेस्ट लीड। अब इसमें बहुत बार क्या होता है, जो इनकी पोजीशंस है वो आपको पूछ ली जाती है एग्जाम में कि जो चेस्ट लीड्स हैं उनकी पोजीशन बताइए। तो एक और पॉइंट है, पहले इसको देख लेते हैं। द यूनिपोलर लीड्स मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड एंड अ इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द विल्सन सेंट्रल टर्मिनल। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं,
वही बात है जो अभी मैंने बताई थी कि यूनिपोलर लीड्स में हमने क्या कहा, एक ही सिर्फ एक्टिव इलेक्ट्रोड होती है और दूसरी होती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और दूसरा इन्होंने एक नई चीज़ क्या कहा है, विल्सन सेंट्रल टर्मिनल। विल्सन सेंट्रल टर्मिनल क्या होता है कि ये कहते हैं कि जो राइट आर्म वाला पॉइंट है, लेफ्ट आर्म वाला पॉइंट है और लेफ्ट फुट वाला पॉइंट है, इन तीनों को एक रेसिस्टेंस से ज्वाइन कर देंगे और आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो पॉइंट बनता है, ये जो पॉइंट बनता है इसी को कहा जाता है विल्सन सेंट्रल टर्मिनल। अब इसके रेफरेंस में किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल अगर नापते हैं तो इसी को नापते हैं किसके थ्रू, रेफरेंस ये यूनिपोलर लीड्स के थ्रू। और जबकि बाइपोलर में क्या हो रहा था, हमने लीड 1 लीड 2 में देखा, लीड 1 में क्या देखा, निगेटिव राइट की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव लेफ्ट की तरफ लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो बन रहा है वो लीड 1 का पोटेंशियल था। उसी तरह से इधर की तरफ देखा लीड 3 का पोटेंशियल था, इधर की तरफ देखा लीड 2 का पोटेंशियल था। फिर हमने कहा लीड 1 और लीड 3 का पोटेंशियल लीड 2 के पोटेंशियल के बराबर है। तो वही है यहाँ पर यूनिपोलर लीड में क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया जिसको कहते हैं विल्सन सेंट्रल टर्मिनल। उसके बाद आइए चेस्ट लीड्स, जिनकी पोजीशन आपको याद रखनी है और कॉपी में भी लिखनी है, लिख लीजिए। तो V1 की पोजीशन जो है वो होती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट टू द स्टर्नम। ये स्टर्नम है, इसके राइट की तरफ होगी V1 की पोजीशन। V2 की पोजीशन अगर आपको लिखनी है वो होती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट टू द स्टर्नम। अब जो V3 की पोजीशन है, एक मिनट, जो V3 की पोजीशन है, V3 जो लाई करता है वो लाई करता है V2 और V4 के बीच में, V2 और V4 के बीच में। तो V2 हम पहले ही देख चुके हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट टू स्टर्नम। और V3 इन दोनों V2 और V4 के बीच में हो गई। अब V4 की क्या पोजीशन होती है, वो होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। यहाँ पर आपको क्लेविकल दिख रही है, ये मिड क्लेविकुलर लाइन में होती है क्या, एक मिनट, यहाँ मिड क्लेविकुलर लाइन में, ये मिड क्लेविकुलर लाइन में आपको देखने को मिलती है। अब बची V5 की जो पोजीशन होती है वो भी होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेकिन एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन क्या होती है, ये मान लीजिए एक्सिला है, तो इसमें 3 लाइन होती है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन और एक पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में लाई करती है V5, और V6 जो होती है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये पोजीशन भी याद रखनी है आपको, क्या क्या पोजीशंस होती हैं। अब आई ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड। अब ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड में क्या डिफरेंस होता है, और इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया था इमैनुअल गोल्डबर्गर ने किया था। और इनका जो सिंबल है वो आपको याद रखने, AVR, AVL और AVF से डिनोट किया जाता है। किसको, ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड्स को। अब यहाँ पर जो मेजरमेंट का तरीका है ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसको हम क्यों ऑगमेंट किया है हमने, इसका रीज़न भी आगे देखेंगे। तो जैसे हम क्या कर रहे थे, जो नॉर्मल लीड थी, बाइपोलर लीड, उसमें 2 टर्मिनल थे, दोनों कैसे थे, एक्टिव थे। फिर हमने यूनिपोलर चेस्ट लीड में क्या देखा, एक रेफरेंस पॉइंट बनाया, उसके रेस्पेक्ट में हमने दूसरी किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को हमने नापा। जबकि जो ऑगमेंटेड हैं उसमें हमने क्या किया कि जैसे 3 सेंटर होते हैं हमारा, एक राइट की तरफ, एक लेफ़्ट की तरफ, लेफ्ट आर्म की तरफ, राइट आर्म की तरफ और लेफ्ट फुट की तरफ। इसमें मान लीजिए हमें राइट आर्म का नापना है, तो हमने क्या किया, लेफ़्ट आर्म वाला और लेफ़्ट फुट वाला इन दोनों को रेसिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया और एक कॉमन पॉइंट मान लिया इन दोनों का। अब उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस राइट आर्म का पोटेंशियल हमने नापा और इसी को कह दिया क्या, AVR। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, हर कोई इसी के लिए हमने क्या किया है कि जिसका नापना है, हमें जिस भी पॉइंट का नापना है, मान लीजिए राइट आर्म का नापना है या फिर लेफ़्ट आर्म का नापना है या फिर लेफ्ट फुट का नापना है, तो उसके लिए जो बाकी 2 टर्मिनल बचे उन दोनों को रेसिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया और उसके रेस्पेक्ट में हमने पोटेंशियल को नापा। फिर जो पोटेंशियल आया उसको हमने क्या कहा, ऑगमेंटेड मतलब लिम्ब लीड कह दिया। तो इसका जो मेन रीज़न था, अब यहाँ पर इन्होंने इसी को बता दिया है कि कैसे किया है। जैसे AVR है तो पॉजिटिव एंड जो है वो राइट आर्म को कनेक्ट कर दिया, और जो निगेटिव वाला था वो बाकी जो बचे दोनों को कनेक्ट कर दिया। निगेटिव एंड इज कंबाइंड टू लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग। इसी तरह से जो AVL था उसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट आर्म को कनेक्ट कर दिया, और जो निगेटिव है वो कंबाइंड लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग को कनेक्ट कर दिया। मतलब उसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब जो मेन रीज़न था कि हमने लीड्स को ऑगमेंट किया ही क्यों, तो ऑगमेंटेशन का जो रीज़न था वो था कि हम इसकी पोटेंशियल बढ़ानी चाह रहे थे। जैसे हम ECG का ग्राफ प्लॉट करते थे ना, ऐसे
ये इस तरह। तो ये जो पोटेंशियल है ये कम आ रहा था वोल्टेज, इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा ग्राफ बन रहा था, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, लीड को ऑगमेंट कर दिया, जिससे कि जो इसका पोटेंशियल है वो 50% से बढ़ गया और हमें बड़ा ग्राफ मिलने लगा। अगला आता है यूनिपोलर चेस्ट लीड्स, वही जिनकी हमने पोजीशन देख ली है, उनको डिनोट करने का क्या तरीका है, V12 V6। तो इसका मतलब क्या होता है, ये यूनिपोलर चेस्ट लीड्स हैं। अब यहाँ पर हमने जो लीड्स थी उनको देख लिया है। तो लीड के बाद आता है ECG पेपर। तो ये जो आपको डायग्राम में थोड़ा कम हाईलाइटेड है, ये दिख रहा है आपको ECG पेपर। ECG पेपर में क्या होता है, दो तरह के स्क्वायर होते हैं, एक होता है लार्ज स्क्वायर और कुछ होते हैं स्मॉल स्क्वायर। एक लार्ज स्क्वायर के अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर आपको देखने को मिलते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो ये एक बड़ा स्क्वायर हो गया और इस बड़े स्क्वायर के अंदर आपको छोटे स्क्वायर देखने को मिल रहे हैं। तो एक बड़े स्क्वायर में 25 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। हाँ, एक और चीज़ पूछी जाती है, वो ECG इस पेपर की जो स्पीड है, मतलब मशीन के अंदर जब वो चल रही है तो उस ECG पेपर की स्पीड क्या रहती है, वो होती है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये होती है स्पीड। और ये जो स्पीड है पेपर की, इसी से हम निकालते हैं कि ये जो स्क्वायर्स हैं उनकी हमें क्या क्या साइज़ मतलब देखने को मिल रहा है। जैसे जो एक्स एक्सिस है उस पर हमको मिलता है टाइम, और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर हमको देखने को मिलता है क्या, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी जो पोटेंशियल जनरेट हो रही है वो हमको देखने को मिलती है। अब ये जो पेपर है, हमें इसमें ये भी याद रखना है कि हर एक स्मॉल या लार्ज स्क्वायर की क्या क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, जो हम एम्पलीट्यूड देखते हैं। एक स्मॉल स्क्वायर का जो वर्टिकली वैल्यू है वो है 0.1 मिली वोल्ट, और एक लार्ज स्क्वायर की है, अब क्योंकि एक के लार्ज स्क्वायर के अंदर 5 थे तो ये 0.5 मिली वोल्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या था, टाइम। एक स्मॉल स्क्वायर का जो टाइम होता है वो होता है 0.04 सेकेंड, और बड़े लार्ज स्क्वायर का इंटू 5 यानी 0.2 सेकेंड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये टेबल बहुत ही याद करने की चीज़ें हैं। अब इसको थोड़ा आसान करके आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये जो अलग अलग लीड्स थी, हमने देखा बाईपोलर लीड्स थी, यूनिपोलर चेस्ट लीड थी, यूनिपोलर ऑगमेंटेड लिम्ब लीड थी। अब वो हर एक जो लीड है वो हार्ट के अलग अलग पार्ट की लोकेशन हमें बताती है। मतलब अगर मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हुआ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो उसमें किस पार्ट में हट के हुआ है, तो उसको पता लगाने के लिए किस लीड में मतलब फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है, जो नॉर्मल ECG है उससे अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है, तभी तो हम बता पाएंगे कि मान लीजिए लीड 1 में है, तब हम कहेंगे कि हाँ लेटरल वॉल जो है उसमें यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ होगा, तभी हमें लीड 1 में मिला है। तो इसी तरह से किस लीड में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, उसकी बेसिस पे हम बताते हैं कि हाँ हार्ट के इस पार्ट में हमें इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लीड 1 है वो क्या बता रही है, लेटरल वॉल को जो सप्लाई होती है लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के थ्रू। तो इसको यहाँ पर जितने भी हैं आप इनको या तो इस टेबल के फॉर्म में याद कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर जो V1 है और V2 है ये कहलाती हैं सेप्टल लीड। सेप्टल लीड यानी जो हार्ट का जो सेप्टम है उसकी लोकेशन बताती है, यानी अगर उसमें इन्फेक्शन हुआ होगा तो वो उसके बारे में बताएंगी कि हाँ हार्ट में अगर V1 या V2 में कोई चेंज आता है तो हम कह सकते हैं कि सेप्टम में कोई ना कोई खराबी है। अगला आता है क्या, V3 और V4। ये बताता है एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। इसको आप कॉपी में लिखें और बाद में इसको रिवाइज करें ताकि याद रहे। एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, और इन चारों को मिलाकर V1 to V4 एंटीरियो सेप्टल भी कहा जाता है। सेप्टल सेप्टम की वजह से और एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट की वजह से। अब ये जो सप्लाइड होती है ये होती है एंटीरियर सेप्टल लीड भी कहा जाता है इनको, और ये जो सप्लाई होती है लाडा के थ्रू होती है। लाडा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लाडा के थ्रू सप्लाई होती है। इसको विडो आर्टरी भी कहा जाता है क्योंकि मोस्टली इसका ब्लॉकेज देखने को मिलता है। हाँ, तो अगली जो है वो है V5 V6 AVL और फर्स्ट। ये चारों की चारों रिप्रेजेंट करती हैं लेटरल सरफेस ऑफ हार्ट को, और इसको सप्लाई करता है ऑन लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो यानी अगर इन चारों में से किसी में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है इन लीड में से, तो हम कह सकते हैं जो हार्ट का लेटरल सरफेस है उसको जो सप्लाई कर रही है आर्टरी यानी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, उसमें ब्लॉकेज हो सकता है। अगली आती है लीड 2, या ये बाइपोलर लीड है, 3 और AVF ऑगमेंटेड वाली। इन तीनों में अगर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है इसका मतलब इन्फीरियर सरफेस ऑफ हार्ट इन्वॉल्व है, और ये सप्लाई होता है राइट कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। तो यानी अगर इन तीनों में से किसी में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है इसका मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है, और अगर AVR में कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है तो इसका मतलब कैविटी में कुछ ना कुछ
जो भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, क्योंकि AVR जो है वो हार्ट की कैविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप इनको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। अब यहाँ तक ECG पेपर और लीड्स के बाद हम देख सकते हैं कि नॉर्मल ECG कैसा दिखता है। तो ये यहाँ पर आपको ECG वेव फॉर्म दिखाया है, जिसमें कौन अलग अलग वेव हैं, P वेव है, Q वेव है, R वेव है, S वेव है और T वेव है। अब इसमें हर एक वेव का क्या रिप्रेजेंटेशन है वो आपको याद रखना है। जो P वेव है वो रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डिपोलराइजेशन और इसका ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड और जो एम्पलीट्यूड है वो 0.25 सेकेंड से कम होना चाहिए। नॉर्मल की बात चल रही है, नॉर्मल होने के लिए। अगला होता है QRS कॉम्प्लेक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और जो इसकी ड्यूरेशन है वो 0.08 से 0.1 सेकेंड के बीच में होती है। और अगला जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वो होता है 1 to 1.5 मिलीवोल्ट। और जो T वेव है वो रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को और इसकी जो ड्यूरेशन है वो होती है 0.2 सेकेंड और एम्पलीट्यूड 0.3 सेकेंड होना चाहिए। अगर इससे कुछ फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है। तो जो सही चीज़ें हैं, मतलब जो नॉर्मल है, आप वो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप बता पाएंगे कि हाँ इसमें ये अगर जो नॉर्मल चीज़ है उससे अलग है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हुई है। अब इनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे, हर एक चीज़ का। जो भी हमने वेव्स देखी हैं इनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। टाइम था, ड्यूरेशन थी, एम्पलीट्यूड था, हर एक का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। अगर घटता है तब भी, बढ़ता है तब भी। तो जो P वेव थी, हमने क्या P वेव में देखा था कि इसका जो हाइट है यानी एम्पलीट्यूड है वो 2.5 मिलीमीटर के बराबर होना चाहिए। 2.5 मिलीमीटर जिसका मतलब होता है 0.25 मिली वोल्ट अगर एम्पलीट्यूड में देखें। तो अगर ये नॉर्मल था, वो विड्थ क्या थी? लेस देन 2.5 मिलीमीटर यानी 0.1 सेकेंड से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्या है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि P वेव V1 में बाईफेजिक मिलती है। बाईफेजिक क्या? नॉर्मल P वेव थी इस तरह से, तो इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन V1 में देखने को मिलता है कि यहाँ पर बाईफेजिक नीचे की तरफ भी थोड़ी सी चली जाती है। इसको कहा जाता है, दो फेज़ बनने हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए इसको बाईफेजिक कहा जाता है। अब जो इनिशियल कंपोनेंट है इस बाईफेजिक में, ये वाला, ये राइट एट्रियल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और जो टर्मिनल कंपोनेंट है यानी ये वाला, ये लेफ्ट एट्रियल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ V1 के अंदर, बाकी में नहीं होता है। अब जो P वेव थी, मान लीजिए नॉर्मल जो हाइट थी उससे बड़ी हो जाए तो उसको कहते हैं P पल्मोनेल। ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। तो आपको जो ECG पेपर मिलेगा आप उसमें काउंट करके देखेंगे कि जो स्मॉल स्क्वायर थे 2.5 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा है उसकी हाइट, इसका मतलब P पल्मोनेल। और P पल्मोनेल का मतलब होता है कब देखने को मिलता है? राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। अगर राइट एट्रियम एनलार्ज हो गया है तब आपको P पल्मोनेल कंडीशन देखने को मिलती है। अगला क्या आता है? P वेव, वाइड P वेव अगर आपको देखने को मिल रही है तो इसको कहते हैं P मिट्रेल। P मिट्रेल यानी जो नॉर्मल विड्थ थी P वेव की वो थी 2.5 मिलीमीटर और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब P मिट्रेल उसको कहते हैं। और ये देखने को मिलता है लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में। अगर लेफ़्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट हो गया है तो आपको P वेव जो है वो चौड़ी दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत चौड़ी हो गई ये। तो ये क्या है? P मिट्रेल, जो लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में देखने को मिलता है। अब जो लेफ्ट एट्रियल टर्मिनल कंपोनेंट है वो लार्जर हो जाएगा बाईफेजिक। यहाँ पर जो अगर दो फेज़ वाली है, आप नॉर्मल देखेंगे मान लीजिए सिंगल P वेव, तो वो थोड़ी यूँ वाइड हो जाएगी। लेकिन अगर बाईफेजिक वाली है तो उसमें इनिशियल कंपोनेंट सही रहेगा, जो दूसरा वाला था जो दूसरी तरफ जा रहा था ये चौड़ा हो जाएगा, यानी V1 के अंदर अगर देखेंगे तब। तो ये हो गया P मिट्रेल। अगला हो सकता है कि P वेव अब्सेंट ही हो। अगर P वेव अब्सेंट है तो उस कंडीशन को कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ में P वेव है ही नहीं, सिर्फ फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेंगी, जिनको फिब्रिलेटरी F वेव भी कहा जाता है। और कब देखने को मिलता है आपको एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है? जब P वेव अब्सेंट होती है यानी हाइपर कैलेमिया के अंदर। हाइपर कैलेमिया अगर किसी को है तो P वेव अब्सेंट मिलेगी, एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं इसको। अगला आता है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। P वेव का देख लिया, अब QRS कॉम्प्लेक्स। अब जो QRS कॉम्प्लेक्स था वो वाइड हो सकता है। जो नॉर्मल थी QRS कॉम्प्लेक्स की जो टाइम था, नॉर्मल ड्यूरेशन थी वो 0.08 सेकेंड से 0.1 सेकेंड थी, इसके बीच में होनी चाहिए। अगर इससे बढ़ जाएगी तो इसका मतलब वाइड QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। अब ये कब देखने को मिलता है? ये देखने को मिल सकता है बंडल ब्रांच ब्लॉक, यानी जो बंडल से ब्रांच निकल रही है अगर उसका ब्लॉकेज हो गया तब देखने को मिल सकता है। हाइपर कैलेमिया में देखने को मिल सकता है, WPW सिंड्रोम में देखने को मिल सकता है, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में। वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट MCQ भी बन सकता है, इस पर MCQ नहीं, इस पर शॉर्ट नोट भी बन सकता है। WPW सिंड्रोम क्या होता है? जैसे नॉर्मली क्या होता है, ऐसे नोड से इम्पल्स आता है AV नोड तक, AV नोड से जाता है बंडल ऑफ हिस तक। अब ऐसे नोड से जो AV नोड तक आता है, AV नोड में कुछ देर के लिए जो इम्पल्स है वो रुकता है। कितने देर के लिए? 100 मिली सेकेंड्स के लिए।
यहाँ पर नॉर्मली 100 मिली सेकेंड के लिए रुकता है। अब बहुत बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि यहाँ पर 100 मिली सेकेंड जो रुक रहा है वो क्यों रुक रहा है, एवी नोडल, इसको एवी नोडल डिले कहा जाता है, जो एवी नोड पे इम्पल्स रुक रहा है। तो रुकता इसलिए है ताकि जो वेंट्रिकल है उसका प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन ना हो, यानी वेंट्रिकल पहले भर रही थी, यहाँ से इम्पल्स आया ऐसे नोड से, तो इतने वेंट्रिकल को भरने का टाइम मिल जाता है 100 मिली सेकेंड तक के बीच में। अगर ये पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी इतने वेंट्रिकल भरी भी नहीं थी, वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो ऐसा कब होता है, जब एक एडिशनल फाइबर बन जाता है ऐसे नोड से बंडल ऑफ हिस के बीच में। इसको आना था इस तरीके से, लेकिन ये अपना पाथ छोड़ के एक नया रास्ता इसने बना लिया, इसको कहते हैं बंडल ऑफ केंट। बंडल ऑफ केंट, ये नाम भी आपको याद रखना है, बंडल ऑफ केंट कहा जाता है। जब एडिशनल पाथ बन जाए तो अब यहाँ पर एवी नोडल जो डिले हो रही थी वो होगी नहीं, तो यहाँ पर प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा और आपको ग्राफ के अंदर एक डेल्टा वेव देखने को मिलेगी। डेल्टा वेव क्या होती है ये देख लीजिए, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। नॉर्मल पी वेव यूँ आई, इसको यहाँ जाके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाना था, लेकिन WPW सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा थोड़ा टेंट आ जाता है इसमें और ये इस तरह से ऊपर चढ़ती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से हो जाता है। अब ये जो वेव मिल रही है, ये इसमें बेंडिंग है, इसको कहते हैं डेल्टा वेव। बहुत बार पूछा जाता है कि डेल्टा वेव क्या है, तो ये WPW सिंड्रोम में मिलती है। मिलती क्यों है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फाइबर्स हैं, बंडल ऑफ केंट जिनको कहा जाता है, वो बन जाते हैं और प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इसमें देखने को मिलता है। अगला जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर भी वाइड हो जाता है, एंटी एरिथमिक ड्रग जैसे एमायोडायरोन में भी देखने को मिलता है। और मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस का मतलब क्या होता है, जो मायोकार्डियम है उसका अगर इन्फेक्शन हो जाए, जहाँ भी आपको कोई वर्ड मिल जाए जिसमें आइटिस लगा हुआ है, उसका मतलब है इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है मायोकार्डियम का तो इसका मतलब है वहाँ पर उसी को कहते हैं मायोकार्डाइटिस। और यहाँ पर भी आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड देखने को मिलता है। अब जो अगली चीज़ होती है वो होती है मीन क्यूआरएस एक्सिस। मीन क्यूआरएस एक्सिस क्या होती है, जो नॉर्मली रेंज करती है -30 टू +100 डिग्री। तो इसके बीच में जो नॉर्मल मीन एक्सिस है हमारी ईसीजी की वो रहती है। अगर इससे चेंज मिलता है तो उसको हम कहते हैं डेविएशन। तो अगर हमें जो नॉर्मल था -30 से +100 के बीच में, अगर -30 से ज़्यादा डेविएशन मिलता है उसको कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, जो हमें देखने मिल सकता है। अगर ये नॉर्मल वेरिएंट है तो ओबीस पर्सन में भी नॉर्मल वेरिएंट देखने को मिल सकता है। और अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है तब वो देखने को मिलता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में, लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक में और इन्फीरियर वॉल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। अगला आता है एक्सिस अगर ज़्यादा पॉजिटिव है 100 डिग्री से तो उसको कहते हैं राइट एक्सिस डेविएशन। ये नॉर्मल पर्सन में देखने को मिल सकता है। अगर कोई थिन टॉल पर्सन है, पतला दुबला और लंबा आदमी है, तब उसमें देखने को मिल जाएगा। और अगर ये एबनॉर्मलिटी है तब देखने को मिलता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में, लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक में, लेटरल वॉल इन्फेक्शन में, क्रोनिक लंग डिजीज़ में और डेक्स्ट्रोकार्डिया में। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है, जब हार्ट जो नॉर्मली लेफ्ट की तरफ था एक पर्सन के अंदर, अगर वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाए उसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। अगला आया टी वेव एबनॉर्मलिटी। पी देख ली, क्यूआरएस देख लिया, अब आता है टी। तो टी वेव आपको इन्वर्टेड मिल सकती है। इन्वर्टेड टी वेव का मतलब क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन ही अभी तक आपने सुना होगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इन्वर्ट हो गई है टी वेव, और यहाँ पर V4 को इन्होंने रिकॉर्ड किया है। हाइपोकैलेमिया में भी आपको टी वेव इन्वर्टेड देखने को मिल सकती है। ड्रग्स अगर मान लीजिए डिजिटालिस आप किसी की चल रही है, क्विनिडीन चल रही है, तो इन ड्रग्स की अगर थेरेपी चल रही है तब भी आपको इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिल सकती है। सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट में देखने को मिल सकती है, जिसमें क्या होता है सबएरेक्नॉइड हेमरेज अगर किसी का हो गया है तब भी टी वेव इन्वर्टेड देखने को मिलेगी। हाइपोथायरॉइडिज्म में देखने को मिल सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, हाइपोथर्मिया में, कार्डियोमायोपैथी और पेरिकार्डाइटिस। अब जो पेरिकार्डियम थी हार्ट के ऊपर की कवरिंग, उसी के अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसी को कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। जिस तरह से मायोकार्डियम में अगर इन्फेक्शन हो रहा था तो उसको कहते थे मायोकार्डाइटिस। अब टॉल वेव जो है अभी हमने इन्वर्टेड देखी, ये टॉल भी हो सकती है, टी वेव टॉल हो सकती है। टॉल टी वेव कब देखने को मिल सकती है आपको, ये इसका जो कॉमन देखने को मिलता है वो हाइपर कैलेमिया में देखने को मिलता है। नैरो टेंटेड टी वेव, नैरो टेंटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो चोंच बनी हुई दिख रही है ना, नैरो पतली होगी और एक टेंट की तरह होगी, टेंटेड। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ब्रॉड बेस होगी इसकी, मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन में होगी ना तो ये ऊंची तो होगी और चौड़ी भी होगी, इस तरह से होगी। और जबकि अगर हाइपर कैलेमिया में है तो यहाँ पर टेंटेड होगी, एकदम पतली होगी और ऊंची होगी। अगला एक होती है एबनॉर्मलिटी, नॉर्मली भी कभी कभी पाई जाती है क्या, यू वेव, और एबनॉर्मलिटी में भी पाई जाती है। ये जो आपको एक्स्ट्रा वेव दिख रही है यहाँ पर, ये टी वेव के बाद जो एक्स्ट्रा वेव दिख रही है ये है यू वेव। अब यू वेव का जो रीज़न होता है वो होता है जो पुरकिंज, हीस पुरकिंज सिस्टम था ना, जो
उसके रिपोलराइजेशन की वजह से आपको देखने को मिलती है ये एक्स्ट्रा यू वेव। और इसका जो साइज़ नॉर्मल होता है, नॉर्मल साइज़ रहता है कितना, 1/10 ऑफ टी वेव। टी वेव का जितना साइज़ है उसका 1/10 है, तो ये नॉर्मल रहती है। बेस्ट रिकॉर्ड की जाती है एंटीरियर प्रिकॉर्डियल लीड यानी V2 और V3 में। लेकिन यही यू वेव एबनॉर्मल भी बन जाती है। एबनॉर्मल कब बन जाती है, अगर इसका एम्पलीट्यूड जो है मोर देन 1.5 मिलीवोल्ट हो जाए, यानी अगर इसकी हाइट बढ़ जाए तो यही एबनॉर्मल मान ली जाती है। तो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है डोफेटिलाइड, अमाडायरोन, सोटालोल, क्विनिडीन। इसका अगर किसी के पास थेरेपी चल रही है तब ये देखने को मिलती है एबनॉर्मल यू वेव। हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलती है। और एक चीज़ होती है टोर्सेट्स डी पॉइंटे। टोर्सेट्स डी पॉइंटे में क्या होता है, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना, उसका मल्टीपल बहुत जल्दी मतलब उसके क्या कहते हैं ऑसिलेशंस होने शुरू हो जाते हैं। अगला होता है इन्वर्टेड यू वेव सीन इन इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। अब जो इन्वर्टेड यू वेव है, ऊपर की तरफ थी ये टी वेव के बाद ऊपर की तरफ आ रही थी, अगर यही टी वेव के बाद नीचे की तरफ आ जाए, उल्टी हो जाए, तो ये देखने को मिलती है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के अंदर। तो अभी जो अगला टॉपिक रहेगा इसमें वो है इंटरवल सेगमेंट, उनका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन और अलग अलग मतलब पूरा क्लिनिकल जो भी इसका आगे का बचा है वो अगली वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे जो भी आपको लग रहा हो कि इस पर वीडियो होनी चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू।